जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सदनों के विशेषाधिकार। सदनों के विशेषाधिकार। तो पिछले वीडियो में ये पढ़े थे कि कैसे सदनों के माध्यम से कानून बनाया जाता है। आज सदनों के विशेषाधिकार पढ़ेंगे। विशेषाधिकार का मतलब ऐसे अधिकार जो एक सदन को है लेकिन दूसरे सदन को नहीं है। तो जो विशेषाधिकार हम बता रहे हैं वही दोनों सदनों का अलग अलग है, बाकी सारे अधिकार समान है। अब देखिए, लोकसभा के विशेषाधिकार। सभी वित्तीय मामलों में लोकसभा को विशेषाधिकार है कि जैसे धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, अनुदान की मांगें लोकसभा में ही पेश की जाएंगी। ये सब आप जान चुके हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा ही लाएगी। आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि एक भी मंत्री के विरुद्ध लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर आपको यही जानना है कि सारे वित्तीय मामले, धन वाले मामले, उनमें लोकसभा को विशेषाधिकार है। वो मामले सबसे पहले लोकसभा में ही लाए जाएंगे और दूसरा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही आएगा। अब राज्यसभा के विशेषाधिकार देखिए, दो अनुच्छेदों में है, एक 249 में है और एक 312 में है। 249 में यह कहा गया है कि यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद को ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। आप जानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। लेकिन राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है और संसद चाहती है कि हम कानून बनाए, तो संसद को कानून बनाने का अधिकार तभी मिलेगा जब राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को ऐसा करने हेतु अधिकृत कर दे। क्लियर? तो संसद ऐसे विषय पर जो कानून बनाएगी उसकी अवधि 1 वर्ष होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर जो भी कानून बनाएगी उसकी अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष होगी। क्लियर हुआ? दूसरा, अच्छा, एक आप कमेंट करिएगा, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून कब बनाएगी? ये तो हमने यहां आपको बता दिया कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे तब। कमेंट करके हमें बताइएगा कि और कौन सी परिस्थितियां हैं जब संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। और आपको थोड़ा सा हिंट भी दे रहे हैं, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था, तो आप सोच के कमेंट कीजिएगा कि और कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 312 देखिए, अगर राष्ट्रहित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो इसके लिए राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, तब जाकर संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकेगी। और संसद ने अब तक एक बार नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया है 1966 में, जिसको कहते हैं अखिल भारतीय वन सेवा। ये कई बार पूछा गया है। तो भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं?
कि देखिए 3, एक आईएएस जो आपका बनने का सपना है, दूसरा आईपीएस और तीसरा अखिल भारतीय वन सेवा। ये 3 सेवाएं अखिल भारतीय स्तर पर हैं। और जो आप सुनते हैं आईएफएस, आईआरएस, ये सब केंद्रीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं नहीं हैं। अखिल भारतीय सेवा ये 3 ही हैं, आईएएस, आईपीएस, ये अंग्रेजी काल में भी थी। स्वतंत्रता के बाद यही एक अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया है, अखिल भारतीय वन सेवा। क्लियर? अब हम संसदीय प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, पढ़ाएंगे। तो ये संसद से संबंधित सारी चीजें कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन से। ठीक, ये ब्रिटेन से ज्यादा चीजें ली गई हैं, तो ब्रिटेन से प्रेरित हैं ये। ठीक, तो संसदीय प्रक्रिया का मतलब संसद का कामकाज कैसे चलता है। तो जैसे आपके कामकाज का पहला घंटा क्या है? सुबह सुबह फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद नाश्ता करना, और नाश्ता करने के बाद पढ़ाई लिखाई करना। ठीक, और इसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद फिर दोपहर का भोजन और फिर 2 घंटा गहरी नींद। तो वही संसद कैसे, संसद की दिनचर्या क्या है ये देखिए। पहला घंटा, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। ये 11 से 12 बजे तक होता है। इसमें संसद सदस्य मंत्री जी से प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए मंत्री जी को 10 से 21 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है, जिससे मंत्री जी प्रश्न का उत्तर तैयार कर सकें। क्लियर? अब 12 बजे के बाद, ठीक 12 बजे शून्यकाल स्टार्ट होता है। ठीक 12 बजे, चूंकि 12 बजे ना एएम होता है ना पीएम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शून्यकाल। तो शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद और भोजन अवकाश के बीच का समय है। ठीक, ये अभी हम डिटेल बताएंगे, इसको यहां छोड़िए। इसके बाद अन्य प्रस्ताव वगैरह आते हैं, विधेयक वगैरह पारित होता है। तो एक एक हम बताते चल रहे हैं। पहला प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर 11 से 12 बजे बता दिया। 10 से 21 दिन की पूर्व सूचना देकर संसद सदस्य मंत्री जी से प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न 2 प्रकार के होंगे। कुछ प्रश्नों पर ये तारा का निशान लगेगा। तो तारा का निशान जिन प्रश्नों पर लगा हो, इसका मतलब ये कैसे प्रश्न है, देखिए लिखे नहीं, ये यही लिख दे रहे हैं। तारांकित प्रश्न का मतलब मौखिक उत्तर, मौखिक उत्तर दिया जाएगा। ऐसे प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाएगा। ठीक, ये लिखकर मंत्री जी नहीं देंगे। आप प्रश्न पूछेंगे और मंत्री जी मौखिक उत्तर देंगे। तो ऐसे प्रश्न पर तारा का निशान लगा रहेगा। तो जब मौखिक उत्तर देना है तो इसका मतलब पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न का मतलब एक तरह से काउंटर क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं, तो मुख्य प्रश्न ही है, तो आप उत्तर देंगे कि भाई हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मुख्य प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम कहेंगे किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कौन प्रश्न हो गया? एक तरह से पूरक प्रश्न हो गया। तो पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1 घंटा का समय होता है, तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न है, इसमें तारा का निशान नहीं लगा होगा, इसका लिखित उत्तर दिया जाता है। लिखित उत्तर, मंत्री जी प्रश्न पहले जान लेंगे, फिर उसका उत्तर लिख लेंगे और फोटो स्टेट कॉपी सबको बांट देंगे। तो ऐसे प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया जाता है, तारा का निशान नहीं बना होता। जब लिखित
उत्तर दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। लिखित उत्तर है कि एक बार पूछ लिए, जो उत्तर दे दिए। पूरक प्रश्न, काउंटर क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। और लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न और राज्यसभा में अनगिनत प्रश्न, चाहे जितना पूछिए। सब फोटो स्टेट कॉपी ही तो बांटनी है। क्लियर हुआ? अब देखिए, एक प्रश्न और होता है अल्प सूचना प्रश्न। शब्दावली से स्पष्ट है कि कम दिन की सूचना देकर पूछा जाने वाला प्रश्न। तो ये दोनों प्रश्न तो 10 से 20 दिन 21 दिन की सूचना देकर पूछे जाएंगे, लेकिन ये 10 दिन से कम सूचना देकर ये प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन ऐसे विषय पर पूछा जाएगा जो लोक महत्व के हों, मतलब अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर 10 दिन से कम सूचना देकर प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसीलिए अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। अविलंबनीय लोक महत्व का विषय का मतलब वही, कहीं देर ना हो जाए। इसीलिए 10 दिन से कम सूचना देकर एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक दिन में एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, तारांकित प्रश्न 20, अल्प सूचना प्रश्न 1, अतारांकित प्रश्न 230 या राज्यसभा में अनगिनत। क्लियर? अब देखिए, ये शून्यकाल ठीक 12 बजे स्टार्ट होगा। तो एक तरह से ये प्रश्न काल के बाद और भोजन अवकाश के बीच का काल है। ये फरमाइशी होता है। इसमें 10 से 21 दिन वाली कोई औपचारिकता नहीं होती। आप कोई भी लोक महत्व का प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई औपचारिकता नहीं है। तो ये फरमाइशी है। और फरमाइशी चीज कहाँ चलेगी? ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत में। तो ये भारत की देन है। शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। ठीक, भारत की देन है। वही जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है तो पहले अपने हिसाब से गाते हैं, फिर कहते हैं फरमाइशी। तो वो फरमाइशी है। ठीक। अब देखिए, अगली चीज है अविश्वास प्रस्ताव। आप जानते हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा जिस प्रस्ताव के माध्यम से अपना अविश्वास प्रकट करती है उसी प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 10 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी और 50 सदस्यों की पूर्व सहमति जरूरी होगी। मतलब 50 लोकसभा सदस्यों को एक पेपर पर हस्ताक्षर करना होगा कि हम लोग अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या सरकार के विरुद्ध लाने जा रहे हैं। तब सदन उसको, लोकसभा उसको स्वीकृत कर लेगी। तो एक दिन प्रस्ताव लाया जाएगा, गर्मा गर्म बहस होगी, बहस के बाद मतदान होगा। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं सरकार गिर गई। ठीक। तो ये जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष तो लाएगा नहीं क्योंकि सरकार के विरुद्ध है। ये अक्सर विपक्ष लाता है। विश्वास प्रस्ताव इस सरकार स्वयं लाती है। सरकार स्वयं लाएगी कि राष्ट्रपति कहेंगे, उनको लगता है कि सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति कहेंगे कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। जैसे इस समय राजस्थान का मामला चल रहा है तो वहां विधानसभा में मुख्यमंत्री ने अपना बहुमत खो दिया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसलिए अब वहां के मुख्यमंत्री हो सकता है 15 अगस्त के बाद विश्वास प्रस्ताव लाएं। ठीक है। तो इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करती है। ठीक है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तब तो ओके, सरकार बची रहेगी।
अगर गिर जाता है तो सरकार को भी गिरना पड़ेगा, सरकार को भी जाना पड़ेगा। अब आइए संसदीय समितियां पढ़ लीजिए प्रक्रिया के बाद। संसदीय समितियां, देखिए संसद अपना काम काज आसान बनाने के लिए, शीघ्रता से करने के लिए संसदीय समितियों का निर्माण करती है। मतलब 20-30 संसद सदस्य उसमें शामिल होते हैं और ये सदस्य पक्ष और विपक्ष दोनों के रहते हैं। ठीक, यही समितियां साल भर काम करती हैं और संसद के बारे में तो जान ही रहे हैं कि साल भर में 3 बार बैठती है, लेकिन ये संसद का सारा काम वास्तव में ये समितियां करती हैं। तो समितियों से संसद के समय की बचत हो जाती है, कम लोग इसमें रहते हैं, विषय पर गहराई से विचार विमर्श हो जाता है और पक्ष विपक्ष दोनों के लोग रहते हैं तो दलबंदी से दूर रहती हैं ये ना, तो काम आसानी से हो जाता है। एक इनका नियम है कि यदि समिति का सदस्य लोकसभा उपाध्यक्ष है तो वही समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर लोकसभा उपाध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वही समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समिति की बैठक के लिए कोरम 1/3 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर समिति में 30 सदस्य हैं तो कम से कम 10 सदस्य उपस्थित रहेंगे तभी समिति की बैठक होगी। तो समिति की बैठक हमेशा कमरे में होती है, बंद कमरे में, मतलब गुप्त होती है, खुले में नहीं होती। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी समितियां, तदर्थ या अस्थायी समितियां। अस्थायी समिति इसलिए कहते हैं कि इनका गठन प्रत्येक वर्ष होता है, कि मतलब सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। तदर्थ समितियां किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं, जैसे विधेयकों पर विचार करने के लिए, घपले घोटाले की जांच करने के लिए, और जब काम हो जाता है तो ये समाप्त हो जाती हैं। अब देखिए अस्थायी समितियां ये कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समितियों के बारे में हमने आपको बताया था। प्राक्कलन समिति कितने सदस्य होते हैं? 30। लोक लेखा में कितने होते हैं? 22। ये सब बताया था यार। इतने ही सदस्य सरकारी उपक्रमों की समिति में होते हैं, 22। सरकारी उपक्रम का मतलब सरकारी उद्योग वगैरह जो होते हैं उनसे संबंधित समिति होती है, तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। विभागीय समितियां देखिए कि विभागों से संबंधित भी संसद की समितियां होती हैं और इन समितियों में लगभग 45 सदस्य होते हैं। 45 सदस्य होते हैं। इसके अलावा जांच समितियां होती हैं, सेवा समितियां होती हैं, छानबीन समितियां होती हैं, तमाम समितियां होती हैं। तो बहुत इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी की जरूरत नहीं है। हाँ, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति डिटेल में हमने बता दिया है। अस्थायी समितियां, तो देखिए विधेयकों पर विचार करने के लिए प्रवर समिति, ये हमने बताया ही था। जब प्रथम वाचन होता है, प्रथम वाचन के बाद विधेयक द्वितीय वाचन में जाता है, वहां विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य कहता है कि विधेयक को प्रवर समिति या सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, तो वही सेलेक्ट कमेटी विधेयक पर विचार करेगी और विचार के बाद अपना प्रतिवेदन संसद को देगी। फिर संसद सामूहिक रूप से उस पर चर्चा करके, मतदान करके उसको पारित कर देगी और पारित कर देगी और राष्ट्रपति के पास उसको भेज देगी। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा। इसके अलावा घपले घोटाले की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जिसको शॉर्ट में जेपीसी कहते हैं। तो इसका बड़ा महत्व होता है जेपीसी का। कोई बड़ा घोटाला होता है तो जेपीसी की मांग की जाती है। जैसे कोई किसी का मर्डर हो या कुछ हो इस तरह के, तो लोग सीबीआई की मांग करते हैं। वैसे कोई बड़ा घोटाला होता है तो जेपीसी की मांग की जाती है। और पूरे संसदीय इतिहास में अब तक केवल 5 बार जेपीसी का गठन किया है। पहली बार
1989 में बोफोर्स कांड की जांच करने के लिए किया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन फंसे थे। वही बोफोर्स तोप है ना, तो इसमें लोग दलाली खाए थे, उसकी जांच करने के लिए 1989 में पहली बार जेपीसी का गठन किया गया था। और लास्ट बार जो 5वीं बार है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आप सुने होंगे, उसी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया गया था। तो इस तरह से आज हमने आपको संसदीय समिति बता दी, संसदीय प्रक्रिया बता दी। संसदीय प्रक्रिया तो बड़ी लंबी चौड़ी है, तो उसमें आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ये सब आप देख सकते हैं। और अगर आपको जानकारी चाहिए हमसे फोन पर कंसल्ट कर लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, जितना बता दिए हैं उतना पर्याप्त है, चाहे आईएएस दीजिए चाहे पीसीएस दीजिए। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।